Now see, we have done efficient market hypothesis, correct? हमने efficient market hypothesis किया हुआ है. Efficient market hypothesis in portfolio management topic. और उसमें 3 टाइप के मार्केट एफिशिएंसी की बात की थी हमने, इफ यू रिमेंबर. वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, राइट, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी. तो पोर्टफोलियो चैप्टर करते वक्त हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है, राइट? वी हैव ऑलरेडी डन दिस. अच्छा, वीक फॉर्म ऑफ मार्केट में क्या था, इफ यू रिमेंबर? वीक फॉर्म ऑफ मार्केट में लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास, पब्लिक के पास सिर्फ मार्केट इंफॉर्मेशन है. ठीक है. सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या था? पीपल हैव मार्केट इंफॉर्मेशन प्लस पब्लिक इंफॉर्मेशन. और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट क्या था? लोगों के पास मार्केट इंफॉर्मेशन भी है, पब्लिक इंफॉर्मेशन भी है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी है. करेक्ट? ऐसे हमने किया था. नाउ व्हाट इज मार्केट इंफॉर्मेशन? स्टैटिस्टिकल डेटा. स्टैटिस्टिकल डेटा. ठीक है. स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम्स, 52 वीक्स, हाई लो प्राइस, वो सब स्टैटिस्टिकल डेटा. पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या था? पब्लिक इंफॉर्मेशन था जो इंफॉर्मेशन कंपनी पब्लिक करता है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लोज, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, वो सब. और प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या डिस्कस किया था हमने? दोज इंफॉर्मेशन विच आर प्राइवेट, लाइक मर्जर्स एंड एक्विजिशन का न्यूज है जो लोगों को पता नहीं है, इट इज इन प्राइवेट. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का हैवी लॉस है लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कस. नाउ हियर what we are concentrating is on weak form of efficiency. There are some techniques which we can use to check whether market is having weak form of efficiency or not. Weak form of efficiency or not. Market efficient hai ki nahi? There are 3 ways to check. There are 3 types of market as I said earlier. लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वीक फॉर्म की बात कर रहे हैं. हम लोग अभी सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं. अच्छा, तो ये वीक फॉर्म है कि नहीं? मार्केट एफिशिएंट है लेकिन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है कि नहीं, उसके लिए हम 2 मेथड करने वाले हैं. वन इज द रन टेस्ट एंड द अदर इज ऑटो कोरिलेशन टेस्ट. There are 2 tests which we can use to check whether market is having weak form of efficiency or not. तुम वर्ड वीक पे मत जाओ, एफिशिएंसी पे ध्यान दो. तो मार्केट एफिशिएंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमारे पास ये 2 मेथड है, रन टेस्ट एंड ऑटो कोरिलेशन टेस्ट. ओके, वैसे और भी है, सीरियल कोरिलेशन भी है, लेकिन वो इसी का फॉर्मेट है, इसी का एक दूसरा एक्सटेंडेड वर्जन है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सो रन टेस्ट क्या है? What we are doing in this run test, we have to take a question to understand this. Okay, we have to take one question to understand. एक टेक्निक है, एक मेथड है जिससे हम चेक करेंगे कि मार्केट वीक फॉर्म है कि नहीं. अच्छा, बिफोर दैट हमने डिस्कस किया था कि वीक फॉर्म ऑफ मार्केट में द इन्वेस्टर कैन नॉट टेक एबनॉर्मल प्रॉफिट बाय यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस. क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के लिए मार्केट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है. ओके, और मार्केट इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है. तो अगर मार्केट एफिशिएंट है तो टेक्निकल एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस पॉसिबल है. तो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस से कमा सकता है कोई इन्वेस्टर, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से वो नहीं कमा सकता. ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस से वो नहीं कमा सकता. दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड. ठीक है, मतलब वीक फॉर्म ऑफ मार्केट में प्रेडिक्शन करना अगर एकदम इजी हो जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा, अगर प्रेडिक्शन करना इजी हो जाता है, एकदम इजी हो जाता है,
तो मार्केट इनएफिशिएंट है, अंडरस्टैंड, देन द मार्केट इज इनएफिशिएंट। मार्केट एफिशिएंट कब होगा? जब लोगों के पास मार्केट इंफॉर्मेशन है, सबके पास है, तो टेक्निकल एनालिसिस करना डिफिकल्ट होना चाहिए। मतलब अगर समझो पिछले 5 दिन का प्राइसेस बोल दिया और छठे दिन का प्राइस तुम आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं, एकदम इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं, तो मार्केट इनएफिशिएंट है। आर यू गेटिंग इट? अगर टेक्निकल एनालिसिस करना पॉसिबल है, टेक्निकल एनालिसिस से हम बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब मार्केट में दम नहीं है, मार्केट इज इनएफिशिएंट, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो एज आई सेड, हम लोग रन टेस्ट करेंगे और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट करेंगे। तो वी विल टेक वन एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो। तो पहले हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं रन टेस्ट पे, ठीक है? दिस इज अ क्वेश्चन ऑन रन टेस्ट। चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज देयर इन योर स्टडी मटेरियल, पढ़ो। A closing value of Sensex for the month of October 2007 is given below. Okay. Then closing date 1st October 2007, 2800 is the Sensex. Then 3rd October, वैसे तुमको कितने दिन का डेटा दिया, जरा काउंट करो, हाउ मेनी डेज डेटा यू आर गिवन, चेक करो। मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कितने दिनों का डेटा है वो, चेक करो, बताओ कितने दिन का डेटा दिया है, पढ़ो। 1 2 3 4 वैसे कितने दिन का डेटा दिया है, टेल मी। 20। तो 20 डेज का डेटा तुमको दिया हुआ है। 20 डेज का क्लोजिंग सेंसेक्स वैल्यूज आर गिवन। ओके, पिछले 20 दिन का क्लोजिंग सेंसेक्स दिया हुआ है, ठीक है? चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस by applying the run test, okay, at 5% and 10% level of significance. Okay, so 5% and 10% level of significance, मतलब 5% क्या है? We are 95% sure, 5% we are not sure. 10% significance level मतलब we are 90% sure, 10% not sure. सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन लॉजिक हमने वैल्यू एट रिस्क टॉपिक में किया था, वहां पर भी हमने किया था व्हेन वी डिड पोर्टफोलियो, ठीक है? चलो, फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी यूज्ड। वैल्यू ऑफ टी, सी दिस इज टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक Z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, एक T डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल, अगर ये सैंपल साइज 30 तक या 30 के नीचे हो, तो हम लोग ना टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो जैसे यहां पर देखो 20 डेज का डेटा यूज किया है, इधर 20 दिन का डेटा है ना, तो 20 दिन का देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें हम लोग Z यूज करते हैं, और वार में हमने वही किया था वैल्यू एट रिस्क में, ठीक है? अब ये है टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर ऐसा थोड़ा सा होता है शेप, और इधर 30 डेज, 30 सैंपल साइज या उससे नीचे हो, 30 और <30 के लिए हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करते हैं। तो यहां पर वैल्यू ऑफ टी दिया हुआ है, is this at 18% degrees of freedom. Now what is that we will discuss, and then value of t at 10% at 18 degrees of freedom. तो दो वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है? और हमको कैलकुलेट क्या करना है, टेस्ट करना है। चलो, तो लेट अस गो स्टेप वाइज, मैं तुमको स्टेप भी लिखा देता हूँ, ठीक है? चलो, राइट डाउन, लिखो। राइट, स्टेप 1। तो स्टेप 1, अच्छा, स्टेप 1 में क्या करना है तुमको? तुमको है ना, इधर जो प्राइजेज है, सेंसेक्स है, यू टू कंपेयर। ओके, तो क्या करना है, कंपेयर द क्लोजिंग इंडेक्स वैल्यू ऑफ टुडे विद द प्रीवियस डे। ओके, और आइडेंटिफाई करो कि वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, समझा? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करो। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, अब ये देखो, ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो 2800 मतलब कम हो रहा है, बराबर है? तो ये तुम्हारा आंसर क्या आएगा, -20। यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो तुमको ये -20 लिखना है। दिस इज व्हाट, माइनस साइन डाला तो भी चलेगा, प्लस मतलब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज माइनस, फिर ये कितना है, 2780 से 2795 प्लस हो गया, बराबर है?
फिर 2795 से 2 ये भी प्लस हो गया, फिर 27 दिस इज अगेन माइनस। ऐसे तुम्हारी बुक में पहले वो लिखो, चलो लेट अस स्टार्ट राइट। तो यहाँ पर डेट, फर्स्ट अक्टूबर, राइट। वैसे 20 डेज का तुम लोग प्राइस क्लोजिंग इंडेक्स निकालो, लिखो यहाँ पर, ठीक है। और ये जरा बताओ मुझे, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, लिखो ये स्टेप वन। कंपेयर, राइट डाउन, लिखो भी, कंपेयर द क्लोजिंग इंडेक्स वैल्यू टुडे with the previous day and identify what, whether index has gone up or gone down। बराबर है, चलो तो मैं यहां लिखता हूं, तुम लोग तुम्हारे बुक में लिखोगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2800 एंड 2780, ये माइनस, फिर ये प्लस 2795 2830, ये वापस प्लस, देन दिस इज अगेन माइनस, दिस इज अगेन प्लस, बराबर है, ये प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, ये भी प्लस हो गया, देन दिस इज व्हाट, ये भी प्लस हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज्ड। नाउ अगेन दिस इज माइनस, देखो माइनस 3360 3290, बाद में 3360 अगेन प्लस, ये वापस माइनस हो गया, देखो, करेक्ट, माइनस, ये भी माइनस है, दिस इज ऑल्सो माइनस एंड देन दिस इज प्लस। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, बता देना जरा। ठीक है, चलो, तो दिस इज स्टेप वन। नाउ राइट स्टेप टू। ठीक है, स्टेप टू। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पर कितने मूवमेंट्स हुए, पे अटेंशन। एक बार माइनस, सी दिस इज वन मूवमेंट, फिर यहां पे देखो ये दूसरा मूवमेंट है, अप, देन अगेन मार्केट वेंट डाउन, फिर वापस मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट वापस नीचे गया, अगेन अप, अगेन डाउन फॉर 4 डेज, अगेन अप। ये जो मूवमेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रन्स। अब मार्केट में वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है, तो तुम वर्ड वीक पे मत जाओ, मार्केट में एफिशिएंसी है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमको देखना है कि ये जो नंबर ऑफ रन्स है ना, मूवमेंट्स, वो विद इन द लिमिट है कि नहीं। और वो लिमिट्स कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। इस लिमिट के बीच में हमारा ये नंबर ऑफ रन्स है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी रन्स डू वी हैव, हाउ मेनी रन्स मतलब हाउ मेनी मूवमेंट्स। तो तुम देखो इधर, ये देखो, ये फर्स्ट मूवमेंट था, पहले माइनस साइन से शुरू हुआ, नंबर वन, फिर ये नंबर टू, फिर वापस नीचे गया नंबर थ्री, फिर ये नंबर फोर, कंटिन्यूस ऊपर था, ऊपर था, ऊपर गया नंबर फाइव के, फिर वापस प्लस हो गया नंबर सिक्स, अगेन इट वेंट डाउन नंबर सेवन एंड देन अगेन एट। तो ये नंबर ऑफ रन्स देखोगे ना, तो इट इज एट। तो ये जो नंबर ऑफ रन्स है एट, ये बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, ये अपने को चेक करना है, बराबर है। अगर नंबर ऑफ रन्स बहुत ज्यादा है, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देन द मार्केट बिकम इजीली प्रेडिक्टेबल। अभी कल प्लस था तो आज माइनस ही होने वाला है, और फिर परसों वापस प्लस ही होने वाला है, तो मार्केट इजीली प्रेडिक्टेबल हो गया, तो ये इनएफिशिएंट है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ रन्स बहुत कम है,
20 दिन में खाली 2 ही रन है। 10 दिन प्लस था, 10 दिन माइनस है, 10 दिन प्लस, 10 दिन माइनस, तो नेक्स्ट 10 दिन प्लस होने वाला है। ये प्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो मार्केट इनएफिशिएंट है। आई रिपीट, एफिशिएंसी मतलब क्या? मार्केट में प्रेडिक्शन करना डिफिकल्ट होना चाहिए तो मार्केट अच्छा चल रहा है। अगर इजीली लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो मार्केट इनएफिशिएंट है। तो ये नंबर ऑफ रन्स जो है ना, अभी हमारे यहां पर ये इस एग्जांपल में 8 रन्स है, बराबर, 8 रन्स। 8 रन्स मतलब 8 मूवमेंट्स है प्लस माइनस के, ठीक है। तो ये 8 रन्स ज्यादा है कि 8 रन्स कम है, ये अपने को चेक करना है। तो उसके लिए एक अपर लिमिट दिया हुआ है, एक लोअर लिमिट है, उसका फॉर्मूला है, वी विल डू दैट, ठीक है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया हुआ है, इन दो लिमिट के बीच में अपना 8 रन होना चाहिए। समझो फॉर एग्जांपल, अपर लिमिट इज से 10.5 सपोज, और लोअर लिमिट समझो ना 6.3 है सपोज। तो इन दो के बीच में अपना 8 रन आ रहा है, मतलब ये मार्केट एफिशिएंट है। लेकिन अगर अपना नंबर ऑफ रन समझो ये लिमिट्स है और ये लिमिट्स है, और अपना नंबर ऑफ रन 10.5 से ज्यादा है या 6.3 से बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब अपना मार्केट एफिशिएंट नहीं है। तो मार्केट का एफिशिएंसी, आई रिपीट, मार्केट का एफिशिएंसी विल विल डिपेंड ऑन कि हमारा ये जो 8 रन है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। क्या किया तुमने? प्लस साइन माइनस साइन सब फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ रन लिखो। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ रन्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ रन्स। तुम्हारा नंबर ऑफ रन्स कितना है? 8 है, ठीक है। चलो, नाउ स्टेप 3। स्टेप 3, तुम लोग क्या करो, पहले ना ये N1 N2 लिखना है। N1 मतलब क्या? नंबर ऑफ प्लस साइन। देखो, आई एम गोइंग एज पर द इंस्टीट्यूट सोल्यूशन, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। ये देखो, व्हाट इज N1? नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस 11, और N2 नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, इट इज 8, ठीक है। तो लिखो स्टेप 3, राइट, कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, दैट इज N1 इक्वल टू 11, और नीचे कैलकुलेट number of negative signs, that is N2, that is 8। तो तुमने अगर इधर चेक किया, टोटल किया तुम्हारी बुक में, तो जो प्लस साइंस है वो टोटल करो 11 है, और जो माइनस साइन है उसका टोटल करो 8 है, बराबर है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको निकालना हुआ एवरेज, राइट। नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट एवरेज। कैलकुलेट एवरेज, ओके। हमारा टारगेट क्या है? वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करना है। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? सी, दिस इज द फॉर्मूला, राइट डाउन दिस, तुम्हारी बुक में लिखो, 2n1 plus n2, that is called mu, this is mu, average। next step, next step क्या करना है? तुमको एवरेज लेना है, 2n1 n2 अपॉन n1 plus n2 plus 1। तो उसी सॉल्व किया हुआ है, 10.26, ये एवरेज निकाला हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 जो भी है, 5 6 whatever, then I'm going to calculate standard deviation, this is a formula for standard deviation, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, तो 2n1 n2, राइट, इन द ब्रैकेट, ये फॉर्मूला यूज करके हमको मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, सॉल्यूशन तुम्हारे पास है बुक में, एक बार खाली गो थ्रू करो बस। तो 2.06 आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर ये नंबर ऑफ रन्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ रन्स बहुत कम है, नंबर ऑफ रन्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ रन्स बहुत कम है, तो नहीं चलेगा। हमको चेक करना है कि इट इज बिटवीन द टू लिमिट्स और नॉट, ठीक है। यहां तक तुम समझ गए, इसके आगे थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं तुमको लिखाता हूं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप लिखो, राइट डाउन, कैलकुलेट, नेक्स्ट स्टेप, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे मिलता है? इट इज n1 प्लस n2, राइट डाउन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू, देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 1, ठीक है, n1 प्लस n2 माइनस 1। व्हाट इज n1? n1 कितना तुम्हारा 11 था, राइट, आई थिंक 11 था, ना था n1 11 था ना, n1 इज 11 एंड n2 इज व्हाट 8, मतलब 19 हुआ, माइनस 1, तो दैट इज 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, तो अगर तुम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखोगे तो उसमें 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू दिया होगा, बट हमको एग्जाम में दिया होगा, यू नीड नॉट वरी, तुमको एग्जाम में दिया होगा, ये वैल्यू दिया होगा, राइट। तो देखो वैल्यू दिया हुआ है एट 5% हमको चेक करना है और 10% पे चेक करना है। सो 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 5% कॉन्फिडेंस है, सिग्निफिकेंस लेवल पे यू आर गिवन दिस वैल्यू सी, ठीक है। तो जैसे हम लोग जेड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का वैल्यू देखते हैं वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है एट डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, ऑब्वियसली मैक्सिमम 30 से तो कम ही होएगा, क्योंकि ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है वो सिर्फ 30 सैंपल साइज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो लिमिट। तो वी गॉट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नाउ वी कैलकुलेट द लिमिट। लिखो चलो, मैडम, मैं यहां लिख रहा हूं, तुम लोग तुम्हारी बुक में लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर, कौन सा स्टेप है ये, विच इज द स्टेप नंबर नाउ? स्टेप नंबर 6 और 7? ओके चलो, स्टेप नंबर 6, ठीक है, लिखो लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? म्यू, दैट इज एवरेज, माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द लोअर लिमिट, ठीक है। तो म्यू क्या है तुम्हारा? एवरेज, एवरेज कितना मिला तुमको? एवरेज कितना मिला? 10.26, दिस इज एवरेज, तो 10.26 इज द एवरेज, माइनस टी, द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ टी तुमको कितना दिया है देखो, ये वैल्यूज तुम लोग यूज करोगे, ठीक है। तो आई एम डूइंग दिस कैलकुलेशन फॉर 5% सिग्निफिकेंस लेवल, देखो यहाँ पर दोनों तरीके से किया हुआ है, 5% पे भी यूज किया है और 10% पे भी किया है, बराबर है। तो पहले हम लोग 5% करते हैं, तो 5% पे तुमको वैल्यू कितना दिया है देखो, टी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू 2 बराबर, इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना मिला तुमको? हाउ मच यू गॉट स्टैंडर्ड डिविएशन? 2.06, बराबर, 2.06, तो 2.06 से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आंसर आया इसका, टेल मी। कितना आ रहा है आंसर देखो, ये गेटिंग दिस, किधर गया, ये देखो 10.26, ओके, so this is 5.932, 5.932, this is the lower limit, this is the lower limit, 5.932 आता है, ठीक है। वैसे ही अपर लिमिट किया हुआ है, ठीक है, दिस इज 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे, 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो अपर लिमिट कितना आ रहा है देखो, सेम वे यू आर गेटिंग 14.588, 14.588, ओके, तो यहाँ पे 14.588 आता है। अच्छा, तो तुम्हारा जो लोअर लिमिट है वो कितना है? 5.932 एंड अपर लिमिट इज 14, ये रन्स है, लोएस्ट नंबर ऑफ रन्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स, हमारा नंबर ऑफ रन्स 8 इसके बीच में है, मतलब मार्केट एफिशिएंट है, आई रिपीट, मार्केट इज एफिशिएंट, इसका मतलब ये हुआ मार्केट एफिशिएंट है,
ठीक है, तो दिस वाज एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। वैसे ही 10% सिग्निफिकेंस लेवल पे सॉल्व किया है, देखो सेम वे 10% सिग्निफिकेंस लेवल पे टी वैल्यू इज गोइंग टू चेंज। टी वैल्यू ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, लोअर लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, वी पुट अ माइनस साइन, राइट, और अपर लिमिट में हम लोग प्लस साइन लिखते हैं। अपर लिमिट में प्लस साइन है, लोअर लिमिट में माइनस साइन, देखो उतना फर्क है। एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग 6.6 और ये कितना है 13.8। इसके बीच में हमारा 8 नंबर ऑफ रन है। So, as R lies between these limits, market exhibits weak form of efficiency, मतलब market efficient है, बराबर है, मार्केट एफिशिएंट है, करेक्ट। तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूं फटाफट, क्या करेंगे हम लोग, तुम्हारे पास जो डेटा है उसमें कितनी बार मार्केट ऊपर गया नीचे गया वो देखना है हमको, बराबर है। कितनी बार मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया, तो कितने दिन तक ऊपर गया, फिर नीचे गया ऊपर गया, तो वो नंबर ऑफ मूवमेंट्स देखने हैं। इफ द नंबर ऑफ मूवमेंट्स इज टू हाई, बहुत ज्यादा है, तो भी मार्केट प्रेडिक्टेबल हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पता चल जाता है कि कल प्लस था तो आज माइनस होने वाला है। अच्छा, इफ द नंबर ऑफ रन्स, इफ द नंबर ऑफ मूवमेंट्स आर टू लेस, कि भी 5 दिन तक प्लस है तो 5 दिन तक माइनस ही रहने वाला है, तो भी मार्केट प्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो वो इनएफिशिएंट है। तो कैसे चेक करें, तो एक लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, एक टेक्निक है, ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये एक्चुअली, राइट, तो स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। हमको यहाँ पर एक पर्टिकुलर सम के लिए यूज करना है, तो ज्यादा इतना डीप में जाने की हमको जरूरत नहीं है। तो वी यूज दैट टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यू हैव 20 डेज का डेटा, तो उसमें उसमें से 19 डेटा मिलने वाला है, क्योंकि एक दिन तो ये तो जाएगा, तो वी हैव 19 डेज का डेटा, एंड देन 1 day लेस टू हैव दैट मूवमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो अगर 19 है तो तुमको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 18 मिलेगा। N1 11 था, N2 तुम्हारा 8 था, तो कितना 19, 19 -1 करेंगे तो 18 इज योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज करके, वो टेबल यूज करके हम लोग ने अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड किया। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ रन उसके बीच में, तो मार्केट एफिशिएंट है, अदरवाइज मार्केट इनएफिशिएंट है। Okay, so this is there in your security analysis topic in your study material. I hope you have understood this. Okay, chalo. So now we talk about autocorrelation test. This is also one of the tests which is used to check the weak form of market efficiency. ठीक है, मार्केट में वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए ऑटो कोरिलेशन। तो ये एक्चुअली एग्जाम में आया था तुम्हारे जैन 21 के पेपर में, राइट, जैन 21 के पेपर में ये आया था क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन, एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो मेरी बात सुनो, अभी देखो, सपोज अच्छा, इसके लिए पहले तुम्हारा पोर्टफोलियो होना जरूरी है। हमारा पोर्टफोलियो हो चुका है, वी हैव डन व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट आर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर कैसे मिलता है हमको पता है, वी नो दिस। ठीक है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का फॉर्मूला क्या था, covariance between x and y upon standard deviation of x, standard deviation of y. We have done questions on this, बराबर है, हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r किया हुआ है। और कोवेरेंस कैसे मिलता है हमारा, समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n अगर पास डेटा है तो, राइट, और इनटू p अगर फ्यूचर डेटा है, तो वी नो दिस कैलकुलेशन वेरी वेल, बराबर है, हमने ये किया हुआ है पहले। खाली हमको समझना है कि ऑटो कोरिलेशन है क्या। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ना 10 दिन का डेटा लेते हैं, 10 दिन का डेटा लेते हैं, D1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है, 10 दिन का हम लोग डेटा लेते हैं, और इसका मैं दो पार्ट करता हूं। सपोज सुनना ध्यान से,
तो हम लोग क्या करते हैं, 5 दिन का, हम लोग जो इंस्टीट्यूट का सम दिया वो बाद में करते हैं, पहले इसको जरा देखते हैं। समझो मैं ऐसे ही 5 दिन का प्राइजेस लेता हूँ, ऐसे मैं 5 दिन का प्राइजेस लेता हूँ। समझो दिस इज 50, दिस इज 52, 56 था, बाद में 51 है, और ये समझो 60 है सपोज। और यहाँ पे लास्ट 6 डेज का प्राइस से 62, देन 57, 51, 42 एंड से 58 सपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्राइजेस है, दिस इज डे एंड प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। डे एंड का स्टॉक का प्राइस है, किसी स्टॉक का पिछले 10 दिन का मैंने प्राइस लिया है। तो डे 1 पे क्लोजिंग प्राइस उसका 50 रुपया था, फिर बाद में 52, 56, 51 ऐसे था, राइट। हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले चेंज फाइंड करेंगे, जैसे हमने रन टेस्ट में किया वैसे। फिर देखो ये कितना है, 2 रुपया बढ़ रहा है, ये क्या है, 4 रुपया बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये 9 रुपीज बढ़ रहा है, बराबर है। ये तुम्हारा हो गया पहले 4 दिन, पहले 5 दिन का डेटा में से 4 मूवमेंट। अभी इसको देखते हैं, ये कितना है तुम्हारा, 62 में से 62 माइनस 57, दैट कम्स टू -5, दिस कम्स टू -6, ये 51 से 42 हो गया तो -9, और फिर ये आ गया तुम्हारा 42 से सीधा 58, ओके, सो दैट कम्स टू 16 पॉजिटिव, बराबर है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, ये 4 मोमेंट और ये 4 मोमेंट को यूज करके आर फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर फाइंड करेंगे, सुनना ध्यान से, आर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसको समझो मैंने लिखा x, इसको लिखा y। जैसे तुम्हारे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूला में x और y तो होता ही है ना, ओके। तो हमने इसमें क्या किया था, यहां पर जब हमने सॉल्व किया था, किसी एक को समझो, मार्केट को हमने x लिखा तो सिक्योरिटी रिटर्न को y लिखा, ऐसे किया था, ठीक है। तो कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट निकाला था। वैसे ही हमको इधर कोई स्टॉक का 10 दिन का प्राइस लिया, उसमें से मैंने मूवमेंट कैलकुलेट किया है, तो ये x है और ये y है। फॉर्मूला तो यूज करने को आता ही है, वी नो द फॉर्मूला। तो हम लोग है ना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r निकालेंगे, r बिटवीन व्हाट, बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, अब क्या होगा, r का वैल्यू तुमको पता है, इट इज, यू नो दिस, r cannot be more than 1, it cannot be less than -1। अगर समझो ये दो पीरियड के बीच में जो r का वैल्यू है, r का वैल्यू है, ओके, वो मैंने कैलकुलेट किया, और कोरिलेशन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, आई सेड बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो मार्केट इनएफिशिएंट है। जैसे हमने रन टेस्ट में अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाला था, वैसे इधर अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग लेते हैं -0.25, क्योंकि आर -0.25 हो सकता है और आर +0.25 हो सकता है। तो दिस इज द नॉर्मल कोरिलेशन लिमिट वी टेक फॉर ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। अगर तुमने आर कैलकुलेट किया बिटवीन एक्स एंड वाई, ये एक्स डेटा, ये वाई डेटा के बीच में तुमने फॉर्मूला यूज किया, ये वाला, और ये फॉर्मूला हमने किया था पोर्टफोलियो चैप्टर में, बराबर है। और अगर हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आर का वैल्यू इसके बीच में आया ना, बीच में, तो मार्केट एफिशिएंट है। अगर आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, 0.25 से ज्यादा है, या 0.25 -0.25 से कम है, बराबर है, तो मार्केट इनएफिशिएंट है। समझो अगर आर बहुत ज्यादा आता है, समझो आर यू आर गेटिंग +1, +1 नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन समझो +1 आ गया। +1 मतलब क्या, +1 मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, एक ऊपर जाता है, एक्स ऊपर जाता है, वाई भी ऊपर जाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन।
एक्स नीचे जाता है वाई भी नीचे जाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्स ऊपर जाता है वाई नीचे जाता है तो नेगेटिव कोरिलेशन है ना। तो समझो आर इज पॉजिटिव और +1 है। +1 मतलब क्या, अगर ये 5 दिन में स्टॉक ऊपर गया तो आगे के 5 दिन में कंफर्म ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस यू आर गेटिंग +1। सपोज सपोज तो मार्केट इनएफिशिएंट है, प्रिडिक्टेबल हो गया एकदम कि अगर पहले 5 दिन में मार्केट ऊपर जाएगा तो बाद में कंपल्सरी ऊपर जाएगा, जाने ही वाला है, बिकॉज आर इज +1। अच्छा सपोज आर इज -1, आर नेगेटिव आता है, सपोज -1 आता है, सपोज -1 आता है, मतलब क्या, अगर ये पहले 4 दिन, ये 5 दिन का प्राइस ऊपर जाता है, आर -1 है तो ये नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर गया पहले 5 दिन का तो नेक्स्ट 5 डे नीचे ही जाने वाला है। फिर उसके बाद 5 दिन में ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, -1। मतलब क्या है, मार्केट वापस प्रिडिक्टेबल हो गया, वापस प्रिडिक्टेबल हो गया। तो ये ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन पीरियड होता है उसका 2 पार्ट करते हैं और दोनों पार्ट के बीच में कोरिलेशन फाइंड करते हैं। और हम कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करेंगे मतलब देखते हैं कि आर का जो वैल्यू है वो कहाँ क्या वैल्यू आ रहा है। इफ आर इज बिटवीन +0.25 एंड -0.25, इसके बीच में आता है मतलब कोरिलेशन कम है। समझो आर 0 आता है, सपोज सपोज आर 0 आता है, इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट, पहली बात तो फर्स्ट आर 0 का मतलब क्या होता है, ये जो पीरियड है और ये पीरियड में कोई कोरिलेशन ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मार्केट एफिशिएंट है। आई सेड तो मार्केट एफिशिएंट है, तो मार्केट एफिशिएंट है। तो आर 0 होता है तो मार्केट बहुत एफिशिएंट है। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिस्ट। ओके, तो इसके बीच में अगर आर का वैल्यू आ गया तो एफिशिएंट है। ठीक है, आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इनएफिशिएंट है। आर का वैल्यू बहुत कम है, 0.25, -0.25 से भी नीचे है तो इट इज इनएफिशिएंट। बराबर है। तो ये क्वेश्चन तुमको पूछा था जैन 21 में। लेकिन देखो ये आर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ठीक है, आर का खाली एक फॉर्मूला नहीं है। हमने जो पोर्टफोलियो में किया था वो तो ये किया था, हमने ऐसा किया था, ठीक है, लेकिन आर का दूसरा फॉर्मूला भी है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, आंसर वही आता है। तो इंस्टीट्यूट ने वैसे किया है, तुम अपने मेथड से करोगे तो भी आंसर आएगा। लेट अस सी दैट क्वेश्चन। चलो देखते हैं वो सम क्या है। देखो दिस इज द क्वेश्चन, ये आया था एग्जाम में, ठीक है। Mr. X is of the opinion that market has recently shown weak form of efficiency, market efficiency. In order to test the validity of his impression, he has collected the following data relating to the movement of Sensex for the last 20 days. अभी लास्ट 20 डेज का डेटा दिया हमको, क्लोजिंग प्राइस से मतलब है, ये ओपन हाई लो से कोई मतलब नहीं है, ये क्लोजिंग प्राइस। तो इसको, इसका सोल्यूशन हम देखेंगे, क्योंकि देखो दिस इज अनफेयर एक्चुअली, एग्जाम में तुमको पूछा, क्यों मालूम है, क्योंकि तुम ये देखो कितना गंदे फिगर्स, एक तो पॉइंट्स में है, 20 डेज का डेटा है। अभी 20 डेज का डेटा है मतलब 2 पार्ट किया तो 10-10 होएगा। जैसे मैंने इधर भी देखो 10 दिन का डेटा था, 5-5 किया था, और मैंने स्टॉक प्राइस भी एकदम राउंड फिगर 50, 52, 50 ऐसा लिया है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो दिस इज, ये सेंसेक्स का तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो दिस इज टू मच। लेकिन अभी क्या करेंगे, तो ऐसा किया हुआ है, तो 10 दिन का ऐसा ब्रेकअप, ये 10 दिन के लिए 9 मूवमेंट्स आएगा, 9 मूवमेंट्स आएगा। वैसे ये 10 दिन के लिए तुम्हारा 9 मूवमेंट्स आएगा, ठीक है। ये देखो, तो ये सोल्यूशन है इंस्टीट्यूट का। ये देखो, तो ये पहले दिन का प्राइस, ये दूसरे दिन का प्राइस, उसका मूवमेंट, उसका जो डिफरेंस है, देयर इज अ फॉल ऑफ 19.16 फॉल। ये दोनों का कंपैरिजन किया है, ये दोनों का, डे 1 का और डे 2 का कंपैरिजन किया, तो देयर इज अ फॉल ऑफ 19.16। वैसे ही डे 2 और डे 3 का लिया, वैसे ही डे 3 और डे 4 का लिया, बराबर है। तो इधर 20 डेज के डेटा को
20 डेज के डेटा को 2 पार्ट में ब्रेक किया तो इधर 9 तुमको मूवमेंट आएगा, इधर भी 9 आएगा, क्योंकि 10 दिन लिया है ना। ठीक है। You are required to test the weak form of market efficiency using auto correlation test, taking time lag of 10 days. तो 20 दिन दिया है तो हमने 2 पार्ट किया 10-10 दिन का। अच्छा, फिर देखो ये आ गया, चेंज निकाला है। पीरियड 1 में स्टार्टिंग के 10 दिन लिए हैं, पीरियड 2 में बाकी के 10 दिन लिए हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने, ये ऑफकोर्स तुम्हारा एक्स है, देखो सी पीरियड, ये जो पीरियड है इसको एक्स लिया है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ये वाई लिया है। चलो ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है वैसा यूज नहीं किया है, दूसरा फॉर्मूला यूज किया, लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये 9 डेटा है, ये 9 है, ठीक है। एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई लेकर किया है, ठीक है। और ये भी एक फॉर्मूला है, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने मेथड से करो जो हमने पोर्टफोलियो में किया था। हमने जो पोर्टफोलियो में किया था वैसे करोगे ना तो भी आंसर आएगा। हमने क्या किया था, वी हैड यूज्ड दिस फॉर्मूला, देखो हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। आर का वैल्यू इट वाज कोवेरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, बराबर है। तो ऐसे करोगे तो भी सेम आंसर आने वाला है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट करो एंड कोवेरेंस, ठीक है। बट दे हैव गिवन अ डिफरेंट फॉर्मूला, बट आंसर सेम आएगा। तो देखो आर इधर क्या आया था, 0.405 आया था, 0.405 is the answer. So this is the moderate degree of correlation between the returns of two. Hence it can be concluded that market does not show weak form of efficiency. क्योंकि नॉर्मली इसके लिए लिमिट क्या लेते हैं हम, 0.25 एंड -0.25, और जो हमारा आंसर आया है वो 0.405 आ रहा है, इट इज अबाव 0.25, इट इज अबाव 0.25, बराबर है। मैंने क्या बोला था तुमको, तुम ये लिमिट लोगे तो 0.25 नेगेटिव एंड 0.25 पॉजिटिव, इसके बीच में आना चाहिए, लेकिन तुमको क्या आंसर मिला है, देखो 0.405, इट इज अबाव 0.25। इसलिए क्या लिखा है कि बिकॉज इट इज 0.4 इट डज नॉट शो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। तो मार्केट में एफिशिएंसी नहीं है क्योंकि तुम्हारा आर का वैल्यू 0.25 से ज्यादा आ रहा है। ओके, अच्छा अब ये है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, वेरी सिंपल। जस्ट तुमको 20 दिन का पीरियड दिया है तो उसको 10-10 दिन में डिवाइड करो। अभी 10 दिन करोगे तो तुमको चेंज 9 आएगा, 10 दिन का पीरियड करोगे तो तुमको चेंजेस कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा 9 चेंजेस आएंगे, राइट। 19.16, फिर ये 2.09, 2.9, 48.52 नेगेटिव, ये तुमको 9 आएगा। तो वो एक्स और वाई लेके तुम कोरिलेशन फाइंड करो पीरियड 1 पीरियड 2 के बीच में। अगर कोरिलेशन कम है बिटवीन 0.25 एंड -0.25 तो एफिशिएंट मार्केट है, -0.25 के नीचे है +0.25 के ऊपर है तो तुम लिखो कि इट इज नॉट शोइंग एन एफिशिएंसी लेवल, तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये तुम्हारा ऑटो कोरिलेशन है। एक है सीरियल कोरिलेशन विच इज वेरी वेरी सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं है। देखो जैसे तुमने अभी ये वर्कआउट किया ना, वैसे ही अगर तुमने इसको परसेंटेज में निकालोगे ना, परसेंटेज में, अभी तक सीरियल कोरिलेशन कभी पूछा नहीं वो लोग ने, वो पूछ लिया तो वर्किंग थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन। देखो उसमें हमको क्या करना है, ये जो तुमने चेंजेस फाइंड किया है ना वो तुमको परसेंटेज में फाइंड करना है, दैट्स इट। क्या करना है परसेंटेज में, जैसे देखो 50 से 52 कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है, ये 2 का इंक्रीज हुआ है ना, तो दैट आई एम टेकिंग इन परसेंटेज। तो 2 डिवाइड बाय 52 परसेंटेज, तो ये मैंने परसेंटेज में चेंज फाइंड किया। ये जो ये एक्स है ये वाई है, इसका मैं परसेंटेज चेंज फाइंड कर रहा हूँ। सर कैसे फाइंड किया,
2 डिवाइड बाय द प्रीवियस 50, 2 डिवाइड बाय 50 परसेंटेज, दैट कम्स टू 4%, बराबर है। फिर ये 4 इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 52 टू 56, तो 4 डिवाइड बाय द प्रीवियस वन 52 सॉरी, तो 4 डिवाइड बाय 52 परसेंटेज, तो ये आता है 7.69 परसेंटेज में। फिर ये 5 डिवाइड बाय 56, तो 5 डिवाइड बाय 56 8.92 नेगेटिव। ऐसे तुमको 4 आएगा परसेंटेज चेंज, इधर भी 4 आएगा सेम वे। और फिर तुम लोग आर फाइंड करो बिटवीन दिस एंड दिस, गेटिंग इट। ऑटो कोरिलेशन में तुमने अमाउंट का वैल्यूज लेकर, अमाउंट में चेंज लेकर आर फाइंड किया था। सीरियल कोरिलेशन में तुम लोग वही परसेंटेज में निकालो, इंस्टेड ऑफ अमाउंट परसेंटेज चेंज लेंगे हम, परसेंटेज चेंज लेंगे और उसका फिर आर फाइंड करेंगे, तो सर आंसर सेम आएगा, सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लेकिन आंसर सेम आएगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द अमाउंट का चेंज, यू टेक परसेंटेज का चेंज, उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है उसके अंदर। ओके, सो दिस वाज आस्क्ड इन Jan 21 एग्जामिनेशन, ठीक है, तो हमने उसको कवर किया, राइट।